हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा सेकंड बुक का 7वां, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसकी आपको फ्री में PDF यहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1980 से 90 के बीच, यानी इन 10 वर्षों के बीच में अनेक राज्यों से स्वायत्तता की मांग की जा रही थी। स्वायत्तता मतलब कुछ विशेष प्रकार के अधिकारों की मांग की जा रही थी। इन 10 सालों में देश के कई हिस्सों में ये मांग उठी थी। कई बार क्या हुआ कि संवैधानिक हदों को भी पार किया गया, यानी कि कुछ लोगों ने, जैसे मिजोरम में आप देखोगे या फिर असम साइड में देखोगे, वहाँ पे आंदोलनकारी जो थे, इन्होंने क्या करा, संवैधानिक हदों को पार कर दिया, यानी कि हिंसा पे उतर आए, ठीक है। संविधान में जो चीज़ें, संविधान क्या कहता है कि आप अपनी मांगे कर तो सकते हो, आप आंदोलन भी कर सकते हो, लेकिन आपका आंदोलन जो है वो उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इस बात को ना मानकर हिंसा पे उतारू हो गए। लोगों ने अपनी मांगों के पक्ष में हथियार तक उठा लिए। हजारों लोगों की इसमें जान चली गई। इन संघर्षों को विराम लगाने के लिए, इनको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, बातचीत का रास्ता अपनाया, ठीक है। अब सरकार के पास एक रास्ता ये भी था कि पुलिस के जरिए, सेना के जरिए इनके आंदोलन को कुचला जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो तानाशाही वाला रवैया हो जाता है। लेकिन हमारी जो सरकार है उसने क्या किया, बातचीत का रास्ता अपनाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पॉइंट याद करते हुए चलो। सरकार ने ये कोशिश की थी कि विवाद के जो भी मुद्दे हैं उसको संविधान के दायरे में निपटा लिया जाए और आपस में बैठकर बातचीत के जरिए निपटा लिया जाए, ठीक है, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा विवाद ऐसा हो ही ना आगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता बहुत है। विविधता का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कोई देश है दुनिया का, वहाँ पे उस देश में मान लो 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझने के लिए, मान लीजिए कोई देश है उसमें 1 लाख लोग रहते हैं। सभी लोगों का धर्म एक ही है, ठीक है। सभी लोग एक ही जाति, एक ही समुदाय से रिलेटेड हैं, मान लीजिए, ठीक है। उनकी भाषा भी एक ही है, उनका पहनावा भी एक ही है, उनकी संस्कृति भी एक जैसी है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें विविधता नहीं होती। लेकिन भारत में क्या है, इसके अपोजिट है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या है और यहाँ पे विविधता कैसे दिखती है, यहाँ पे आपको अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, भाषाएं यहाँ पे बहुत सारी बोली जाती हैं, लोगों की संस्कृति आपको अलग मिलती है, ठीक है। पहनावा उनका अलग है, कल्चर आपको अलग देखने को मिलता है। तो ये इतना, ये सब कुछ अलग है ना, इसीलिए इसे विविधता बोलते हैं। जहाँ पे सारी चीज़ें एक जैसी हों वहाँ पे विविधता नहीं होती, लेकिन जहाँ पे ऐसा हो यहाँ पे विविधता होती है। तो भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे अलग धर्म, अलग जाति, रंग रूप, संस्कृति, भाषाएं, रीति रिवाज, प्रथाओं, ठीक है, को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, जहाँ पे इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ऐसे में अलगाववाद और क्षेत्रवाद, ये जो चीज़ें ये पनप ही जाती है। चाहे कितनी भी कोशिश करो, कहीं ना कहीं अलगाववाद की भावना लोगों के अंदर आ ही जाती है। क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है ये समझिए, अपने क्षेत्र के लिए विशेष अधिकार मांगना, अपने ही क्षेत्र को वैल्यू देना। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है, मैं बस ये बोलूं कि दिल्ली का ही विकास होना चाहिए, दिल्ली बेहतर है, दिल्ली में ही ये होना चाहिए, दिल्ली में ही सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद से कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि पूरे देश का भला हो, पूरे देश का विकास हो, पूरे देश के लिए काम हो, पूरे देश को सुख सुविधाएं मिले, सब चीज़ें मिले, तो फिर वो अलग मुद्दा हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रवाद वाली भावनाएं आ ही जाती है लोगों में। और अलगाववाद में क्या होता है, अलगाववाद में अलग होने की मांग करते हैं, अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे किसी अन्य आधार पर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो ही जाती है जहाँ पे विविधता ज़्यादा रहती है। लेकिन हमारी जो सरकार है ना, हमारी सरकार का नज़रिया इनको लेकर बहुत अच्छा है। सरकार जो है वो क्षेत्रीय आकांक्षा को सम्मान देती है, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समस्या नहीं माना कभी भी हमारी सरकार ने, बल्कि लोगों की जो डिमांड थी, चाहे वो अलग राज्य बनाने की बात हो, ठीक है, चाहे वो कुछ विशेष अधिकार कानूनों में कुछ रियायत की बात हो,
तो सरकार ने हमेशा क्या करा है, इन चीज़ों का सम्मान किया है। क्षेत्रीयता और क्षेत्रवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया। हमेशा हमारी सरकार ने जो भी ये समस्याएं उठी है उसको बातचीत के जरिए ही सुलझाने का प्रयास किया है। और भारत में इतनी ज़्यादा विविधता होने के बाद भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना मतलब लोग अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रवाद जनता के बीच एकता बनाए रखती है। यूरोप में सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इससे समझिए। देखिए, भारत में इतनी ज़्यादा विविधता है, भारत में कई बार आंदोलन हुए, ठीक है, लोगों की अलग राज्य को लेकर मांगे रही हैं, अलग राज्य बनाने के लिए कई तरह की मतलब मांगे रही हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कभी भी इसको राष्ट्र के खतरे के रूप में नहीं देखा इस चीज़ को। लेकिन जो यूरोप है ना, यूरोप में इस चीज़ को, सांस्कृतिक विविधता को देश के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। हमारी सरकार का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। हम क्या करते हैं, सांस्कृतिक विविधता को कभी भी खतरा नहीं मानते, बल्कि इसका सम्मान करते हैं और बातचीत के जरिए अगर कोई समस्या हो भी जाती है तो उसको बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो बेसिक है बिल्कुल। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत में विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक, यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र में क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं होती है, इसके राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति होती है। यानी कि क्या है, लोगों के मन में अगर कोई क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ विशेष अधिकार अगर लोग मांगना चाहते हैं या मांग रहे हैं, तो उसकी अनुमति है कि आप मांग सकते हो। अगर वो जायज़ होगी वो मांग और वो चीज़ सही होगी तो सरकार बिल्कुल उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। ठीक है, यहाँ आज़ादी है कि कोई दल क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी कर सकता है। ठीक है, भारत में अलाउड है, यहाँ पे इसको गलत नहीं माना जाता। यूरोप में नहीं हो सकता ऐसे कि यूरोप में अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे इसको गलत माना जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ये अलाउड है। क्षेत्रीय मुद्दे और जो क्षेत्रीय समस्या है इसके प्रति सरकार को नीति निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता की राह में क्षेत्रीय आकांक्षा भारी पड़ जाती है। ठीक है, ऐसे में सरकार को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए हमेशा। कभी भी देखो, कई बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय एकता के रूप में कहीं ना कहीं मतलब समस्या आई है। जैसे मिजोरम का मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, पंजाब का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कश्मीर का पूरा पढ़ाऊंगा। जब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से मतलब ये समस्या देश की एकता के लिए खतरा हो जाती है। हजारों लोग मारे जाते हैं, सेना मारी जाती है, पुलिस के लोग मारे जाते हैं, ठीक है, आंदोलन में। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरा भी बनती है, लेकिन फिर भी सरकार ने इन सारी समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया है। अब बात करेंगे तनाव के दायरे। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, कब हुआ था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश के सामने 3 प्रमुख समस्या थी। सबसे पहली समस्या क्या थी कि जैसे ही देश आज़ाद होता है देश का विभाजन हो जाता है, यानी कि बंटवारा हो जाता है। बंटवारे में आपने देखा कि कितनी समस्याएं आई थी। जो इस बुक का हमने पहला चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे हमने सब कुछ अच्छे से देखा है कि कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ठीक है, कितनी समस्याएं हुई, कितनी त्रासदी हुई। तो ये समस्या थी। फिर क्या थी, दूसरी समस्या ये आ गई, देसी रियासतें। अब देश तो आज़ाद हो गया, अब रियासतें 565 थी। अब इनका क्या सोल्यूशन किया जाए, इनको कैसे भारतीय संघ में शामिल किया जाए। ठीक है, इसमें भी कई रियासतें ऐसी थी जो नहीं चाहती थी, ठीक है, भारत में शामिल होना। तो ये समस्या थी। फिर एक विस्थापन की समस्या थी, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था, बॉर्डर के आर पार जाना पड़ा था। तो ये समस्या आ रही थी। तो ये कुछ मुख्य समस्याएं थी उस समय में। जो इन समस्याओं को देखकर ऐसा लग रहा था देश टूट जाएगा। ठीक है, विभाजन को देखकर भी लग रहा था देश टूट तो गया ही, अब आगे भी मतलब कहीं ना कहीं और टुकड़े होंगे रियासतों को लेकर। ठीक है, विस्थापन से भी ऐसा लगा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये मामले जो थे सुलझा लिए गए। देखिए, देश के तथा विदेश के जो पर्यवेक्षक हैं उनका ये मानना था कि भारत जो है वो ज़्यादा दिनों तक एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा। ऐसा इनको क्यों लग रहा था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है। ठीक है, आप हर 50-60 किलोमीटर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई जगह लैंग्वेज में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, लोगों का पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, जातियों में बटे हुए लोग हैं, समुदाय में बटे हुए लोग हैं, भाषाएँ आपको अलग मिल रही है, धर्म, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश के टूटने का अंदेशा लग रहा था लोगों को। ठीक है, विदेशी जो लोग थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया। देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से विवाद का मुद्दा रहा है और एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ठीक है, कश्मीर के लोगों की आकांक्षाएं देखने को मिलती है। कई बार क्या है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को कश्मीरी पहले मानते हैं और कुछ बाद में।
कश्मीर में अलगाववाद देखने को मिला है, कई गुट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर के राज्य में भारत के अंग होने पर भी असहमति है। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो कई राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ, भारत में के अपने आप को भारत का अंग नहीं मानते हैं, भारत से अलग होना चाहते हैं या भारत के साथ रहकर खुश नहीं है। ऐसा पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला है, ठीक है। आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा, बाद में तो सब कुछ सॉल्व हो गया था। सिक्किम में ये समस्या देखने को मिलती है, हो जाता है ऐसा। और इसके बाद है क्या, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे भी आपको अलगाववाद की मांग उठी थी, ये भी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे अभी समरी वाले तरीके से बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा आगे, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। जब आप मैप देखोगे तो मैप में ये जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, ये साउथ का जो हिस्सा है दक्षिण का, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले बहुत बड़ा एक स्टेट होता था जो कि जिसे मद्रास कहा जाता था, बाद में टूट गया और कई सारे वहाँ पे राज्य बने हैं। तो इसी में से एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या था, एक आंदोलन चला है जिसको द्रविड़ आंदोलन कहते हैं। तमिलनाडु में क्या है कि हिंदी भाषा का विरोध किया गया है, यहाँ के जो लोग हैं वो तमिल भाषा को महत्व देने की बात करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आंदोलन चला है। इसके बाद है जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर की हिंसा में अनेक लोगों की जान गई है, यहाँ पे बहुत सारे परिवारों का विस्थापन हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल है, एक तो जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। कश्मीर जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या, सिख जनसंख्या ये रहती है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम जनसंख्या है। कश्मीर के लोग अपने आप को कश्मीरी पहले समझते हैं। जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता का मसला ये हमेशा से रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। लद्दाख में अलग तरह की जनसंख्या है, कश्मीर में अलग तरीके से है, जम्मू में अलग तरीके से, ठीक है, और स्वायत्ता की मांग उठती रहती है यहाँ पे। अब देखते हैं कि कश्मीर जो है आखिर इसकी समस्या जो है वो है क्या, जड़ों को समझते हैं इसके, ठीक है, बिल्कुल बैकग्राउंड में जाके समझते हैं। देखिए 1947 से पहले जम्मू कश्मीर जो था एक रियासत होता था, ठीक है। इसकी रियासत के जो शासक थे ये एक हिंदू शासक थे जिनका नाम था हरि सिंह। होता क्या है कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, ठीक है, ये भारत में नहीं चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, चाहते थे कि कश्मीर को स्वतंत्र रखा जाए। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम है, ज़्यादातर यहाँ मुस्लिम लोग रहते थे, तो इसलिए पाकिस्तान को लगता था कि जम्मू और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग जो थे वो खुद को कश्मीरी पहले मानते थे। शेख अब्दुल्ला जो थे इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला। जो शेख अब्दुल्ला चाहते थे जो थे वो चाहते थे कि राजा जो है वो अपना पद छोड़ दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इस कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है, इन्होंने सरकारें बनाई हैं, ठीक है। नेहरू और शेख जो थे ये आपस में दोस्त थे। 1947 में पाकिस्तान जो थे उसने क्या करा, घुसपैठियों को कश्मीर में कब्जा करने के लिए भेज दिया। यहाँ पे हो जाता है युद्ध। तो कश्मीर के महाराजा जो थे वो भारतीय सेना से मदद मांगने के लिए मजबूर हुए क्योंकि पाकिस्तान से आक्रमण हो गया था। भारतीय सेना ने क्या किया, उनकी मदद दी, ठीक है, उनको मदद कर दी और भारत सरकार ने महाराजा से भारत में विलय होने का सहमति पत्र जो होता है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता था, इस पे सिग्नेचर करवा लिए। तो इस तरीके से जो कश्मीर था वो भारत के हिस्से में जुड़ गया था, ठीक है। हालांकि वो भारत का ही हिस्सा था क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, वो भारत से ही टूट के बना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रियासत का विलय हो जाता है भारत में, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। और यह भी कहा कि स्थिति सामान्य होने पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी कि अभी तो चलो स्थिति सही नहीं है, लेकिन जब बाद में स्थिति यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, तब क्या करेंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे, जनता से पूछेंगे कि भाई क्या आप कहाँ शामिल होना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जो भी है, इस तरीके से। तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जो थे वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। अब देखिए प्रधानमंत्री क्यों कहा जा रहा है, वैसे तो स्टेट में सीएम होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मुख्यमंत्री का पद है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है कश्मीर में। तो भारत कश्मीर की स्वायत्ता बनाए रखने के लिए तैयार हो गया। अनुच्छेद 370 के तहत इस राज्य को विशेष अधिकार दिए गए थे, ठीक है, आर्टिकल 370 के तहत इसको विशेष अधिकार दिए गए थे और इस राज्य का एक अलग संविधान भी है, कश्मीर का एक अलग संविधान है, ठीक है। यहां तक हमने समझा। अब हमें समझना है कि कश्मीर में कुछ बदलाव हुए, ये तो मैं आपको बता रहा हूं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ नए बदलाव हुए हैं कश्मीर में, ये आपको समझना है। क्या है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को, जो हमारी मोदी सरकार है, ठीक है, बीजेपी जो सरकार है एनडीए गठबंधन वाली, इसने इसको हटा दिया
और जो अभी हमने पढ़ा था ना कि इनका एक अलग संविधान है जो चलता आ रहा था, इस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया। अब भारतीय संविधान है, सबको भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना है। और इसका जो विशेष राज्य का दर्जा था इसको ख़त्म कर दिया गया। लद्दाख जो है इसको क्या करा, बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक तरह से एक ऐसा मतलब प्रदेश बना दिया जो केंद्र शासित होगा, केंद्र द्वारा शासित होगा, और यहाँ पे विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ये बदलाव किए गए। तो ये जो था ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। ये आपको समझना है कि पहले ऐसा था, और ये आपको समझना है ये न्यू है कि अब ऐसा हो गया है। ठीक है, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। वहाँ से विशेष अधिकार जो चीज़ें थी वो हटा दिया गया, उसको एक नॉर्मल जैसे बाकी राज्य वैसा बना दिया गया है। ये सब समझना था। ठीक है, अब बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब की समस्या देखिए, देखिए पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। पंजाब क्या था, बहुत बड़ा होता था पहले, और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में बंटवारे में पाकिस्तान में भी चला गया, वहाँ पे भी पंजाब का हिस्सा है, याद रखिए। तो पंजाब का भारत वाले हिस्से की बात करें तो पंजाब से हरियाणा हिमाचल प्रदेश अलग हुए हैं। और पंजाब में 1966 में राज्य पुनर्गठन हुआ था। और यहाँ पे क्या था कि पंजाब जो है 1920 में यहाँ पे एक पार्टी बनी थी जिसको अकाली दल कहा जाता है। ठीक है, अकाली दल का गठन हुआ था, और इसने पंजाब जो है पंजाब के सूबे के गठन के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, पंजाबी भाषी सूबे में सिख जो लोग हैं ये ज़्यादा है, इनकी संख्या ज़्यादा है, ये बहुसंख्यक लोग हैं। अब थोड़ा सा राजनीतिक संदर्भ देखते हैं, क्योंकि पंजाब में हमेशा से मतलब एक लंबे समय तक यहाँ पे अ, माहौल ख़राब रहा है। ठीक है, अफरा तफरी का माहौल था, यहाँ पे हिंसा चली, दंगे चले, मतलब एक बेकार माहौल चला है। तो उसको समझते हैं पूरा राजनीतिक संदर्भ क्या है। तो अकाली दल जो है इसने 1967 और 1977 दो बार सरकार बनाई है। ठीक है, और दोनों बार सरकार जो बनाई थी वो गठबंधन वाली बनाई थी। और केंद्र सरकार ने अकाली दल की सरकार को इसका कार्यकाल जो था उसको ख़त्म होने से पहले ही बर्खास्त कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार से अनबन हो गई थी। अकाली दल जो था इसको हिंदुओं का समर्थन ज़्यादा नहीं मिला था, ये ज़्यादातर सिख जो लोग थे वो इसको ज़्यादा मतलब समर्थन करते थे। और सिख समुदाय जो था वो भी जातियों में बटा हुआ था, वर्गों में बटा हुआ था। तो कांग्रेस को अकालियों से ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। ठीक है, अकाली जो नेता थे इनसे ज़्यादा समर्थन किसको मिलता था, कांग्रेस को मिलता था, इसलिए कांग्रेस ने इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। और 1970 में अकालियों के एक तबके ने क्या किया, पंजाब के लिए स्वायत्ता की मांग कर दी, पंजाब के लिए भी। अब इसके बाद है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। इसमें वो जो स्वायत्ता है उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, इस क्षेत्रीय स्वायत्ता की बात उठाई गई थी। ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था, इसमें क्या किया गया था, पंजाब के लिए क्षेत्रीय स्वायत्ता की बात की गई थी, विशेष अधिकार मांगे गए थे, और केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने की मांग की गई थी। सिखों का जो सिख लोग यहाँ पे ज़्यादा थे तो इनके वर्चस्व का ऐलान हुआ था, और इसे कभी कभी एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, बाद के समय में इस प्रस्ताव का सिख समुदाय पर कम असर हुआ, और 1980 में अकाली दल की सरकार जो थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, अकाली दल ने क्या किया, पंजाब और जो पड़ोसी राज्य हैं इसके बीच में पानी के बंटवारे के मुद्दे को लेकर भी आंदोलन चलाया है। कुछ ने तो भारत से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर दी है, खालिस्तान नाम से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक एक लाइन जो है बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इतनी आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको लाइन पढ़ते ही सब कुछ समझ में आएगा। अब देखते हैं कि पंजाब में हिंसा कैसे चली। तो आंदोलन हुआ यहाँ पे, और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। यानी आंदोलन पहले शुरुआत में ऐसे ही चला जैसे सारे आंदोलन चलते हैं, लेकिन बाद में इसमें हिंसा हो गई थी। ठीक है, उग्रवादी जो थे इन्होंने अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, इसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया, मुख्यालय बना लिया। स्वर्ण मंदिर में इसको स्वर्ण मंदिर में हथियार वगैरह रख दिए थे, किले के रूप में इसको मतलब बदल दिया गया था। अब सरकार ने क्या किया, जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इनको उग्रवादियों से मंदिर को खाली करवाना था। ठीक है, तो सरकार ने उग्रवादियों को भगा दिया, लेकिन स्वर्ण मंदिर को भी नुकसान हुआ, जिससे सिख लोग जो थे वो मतलब इससे भड़क गए, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म विश्वास पर, कहीं ना कहीं धार्मिक विश्वास पे हमला माना। हालांकि ये जो हुआ था ये उग्रवादियों से स्वर्ण मंदिर को खाली कराना था। ऐसे में क्या हुआ था भाई, गोलियां चली होंगी, ठीक है, युद्ध हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, तो कहीं ना कहीं क्षति तो होती है। तो ऐसे में क्षति हुई, जिसके कारण क्या हुआ, इन लोगों ने इसको अपने धार्मिक विश्वास पे आघात माना था। ठीक है, जिससे कि इससे सिख लोग जो थे बहुत नाराज हो गए थे। और कुछ दिन बाद 31 अक्टूबर 1984 की बात है ये,
तो इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये जो थे ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले रहे थे, ठीक है, और ये सिख थे। इससे क्या हो गया, जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है पूरे देश में आग की तरह खबर फैल जाती है और पूरे देश जो था वो शोक में डूब गया। दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में हिंसा होने लगी थी, ठीक है। सिख जहाँ पे भी थे उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। सबसे ज़्यादा सिख जो थे वो दिल्ली में मारे गए और देश के अन्य हिस्सों में भी सिख जो थे वो मारे गए। फिर 2005 में संसद में मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने इस घटना पे अफसोस भी जताया था। अब बात करते हैं शांति की ओर। ये तो हो गया भाई, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा चला, पंजाब में इतनी हिंसा और ये सब चला। फिर बाद में शांति कैसे आई इसे समझते। तो 1984 के चुनाव के बाद नए प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी वो सत्ता में आए और इन्होंने जो नरमपंथी वगैरह थे वहाँ के उनसे बातचीत शुरू करी। तो 1985 में एक समझौता करा। अकाली दल के अध्यक्ष थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, और कांग्रेस से थे राजीव गांधी। तो इन दोनों ने एक समझौता करा जिसको लोंगोवाल समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। इसको पंजाब समझौता भी कहते हैं। फिर क्या हुआ कि इसमें बातें हुई कि चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक आयोग बनाएंगे। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में जो नदी जल बंटवारा है इसको लेकर न्यायाधिकार बिठाया जाएगा, ठीक है, इसको भी सुलझाया जाएगा। उग्रवाद से जो प्रभावित लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है, जिनके घर में लोगों की जानें गई हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, यहाँ पे विशेष सुरक्षा बल अधिनियम लगा दिया गया था, इसको वापस लिया जाएगा। क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा चल रही थी तो ऐसे में सरकार को ये करना पड़ा, ठीक है। लेकिन समझौते के बाद भी यहाँ पे शांति कायम नहीं हो पाई। हिंसा जो थी वो लगभग 10 साल तक चलती रही। अकाली दल जो था वो धीरे धीरे बिखर रहा था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो केवल 24% लोगों ने वोट किया। आप सोचो कितने कम लोग वोट देने गए थे। उग्रवाद को सेना ने दबाया लेकिन जनता ने अनगिनत दुख उठाए यहाँ पे। और 1990 के दशक में मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में धीरे धीरे करके आप ये लगा लो लगभग मैं बताऊं 1995 के आसपास पंजाब में शांति बहाल हुई थी, ठीक है। ऐसा हो गया था, इतना बुरा माहौल चला था, लेकिन 95 के बाद धीरे धीरे माहौल यहाँ पे ठीक होना शुरू हुआ था। फिर 1997 में चुनाव में अकाली दल बादल और भाजपा गठबंधन जो थी ये जीत गई। फिर इनकी सरकार आ जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे माहौल जो था वो ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी कई जगह पे आपको पंजाब में कुछ ऐसे समुदाय हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं, ठीक है। आज के समय में भी ये समस्या बनी हुई है। अगला टॉपिक है हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। आप भारत के नक्शे को जब देखते हो तो इधर वाला जो हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 1980 के दशक में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर कर सामने आई क्योंकि कहीं पे अलग राज्य की मांग हो रही थी, ठीक है, कहीं पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। तो इस तरीके की आकांक्षाएं हमें देखने को मिलती हैं। 7 राज्य होने के कारण इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, 7 राज्य हैं, इसलिए इनको 7 बहनें यानी कि 7 सिस्टर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सीमाएं जो है वो चाइना से, म्यांमार से, बांग्लादेश से लगती हैं, ठीक है। आप कभी मैप को देखना तो आपको ऊपर की साइड में चाइना से टच में मिलेंगे, फिर म्यांमार में और बांग्लादेश इससे जुड़े हुए दिखेंगे। ये क्षेत्र जो है ये भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है, क्योंकि जब हम दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो हमें यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। एक तरह से इसका एंट्रेंस हो जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा है, जो आसियान वाले देश मैंने आपको बताया था, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये सारे देश आते हैं, ठीक है। उधर की साइड जाने के लिए ये प्रवेश द्वार का काम करता है। फिर त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, मेघालय, यहाँ की जो खासी पहाड़ी क्षेत्र है ये पहले अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या होता है कि भारत संघ में इनको शामिल किया गया, वरना आज़ादी से पहले ये रियासतें होती थी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी थी, यहाँ पे ट्राइबल रहते हैं, यहाँ पे जनजाति वाले लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या भी आपको कम मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्य में बड़े स्तर पर राज्य पुनर्गठन हुआ। 1960 में बना था नागालैंड। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो है 1972 में बने थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है 1987 में बने थे। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो भारत के राज्यों इधर के राज्यों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि ये कटे कटे से लगते हैं, ठीक है, उधर उस लेवल पे विकास नहीं पहुंच पाया है। ये इलाका शेष भारत से अलग थलग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ स्वायत्ता की मांग चली है। इसमें मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, ठीक है। मणिपुर त्रिपुरा को छोड़ के आज़ादी के वक्त पूरा इलाका जो है वो एक तरह से असम कहलाता था। अगर आप देखोगे कि असम जो था ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, ठीक है। बाद में इसमें से टूट टूट कर यहाँ पे कई सारे राज्य बने हैं।
असम सरकार के गैर असमी लोगों पर असमी थोप रही थी। यहाँ पे समस्या क्या थी कि असम की सरकार जो थी, यहाँ पे ऐसे लोग जो असम के नहीं थे, असमी नहीं थे, ठीक है, उन पे भी असमी जो लैंग्वेज वगैरह है वो थोप रही थी। इसका विरोध हुआ और यहाँ पे स्वायत्ता की मांग की जाने लगी। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ पे दंगे हो गए, यहाँ पे हिंसा हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए। ऐसे में बड़े जनजाति समूह के जो नेता थे वो असम से अलगाव चाहते थे, क्योंकि असम जो बड़ा क्षेत्र था, कहीं ना कहीं असमी लोग जो थे इन पे दबाव बनाना चाहते थे। इसीलिए यहाँ पे कई जो अन्य जो ट्राइबल नेता थे, ठीक है, जनजाति नेता थे, वो उससे अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, ठीक है, इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाई। और ये 1960 में और इसको और बड़े लेवल पे ले गए। इसका नाम हो गया ऑल पार्टी हिल्स, ठीक है। पहले इसका नाम होता था ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन, बाद में इसको और बड़ा किया गया, इसका नाम हो गया ऑल पार्टी हिल्स। इसमें मांग क्या रखी गई थी ये समझिए। इसमें मांग ये रखी गई थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए, ठीक है, असम से अलग, क्योंकि असम में ही सब कुछ आता था पहले। तो सरकार ने क्या किया, एक नहीं बल्कि एक की जगह पे कई जनजातीय राज्य बना दिए। असम जैसे बड़ा सा था तो इसमें से मेघालय बना दिया गया, ठीक है, फिर मिजोरम अलग बना दिया, अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया, इस तरीके से कई सारे बना दिए। त्रिपुरा मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 1972 तक पूर्वोत्तर जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, इसको भी पुनर्गठन कर दिया गया था। यहाँ पे भी राज्य पुनर्गठन हो चुका था। और स्वायत्ता की मांग जो थी यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई, याद रखिए। यहाँ पे अलग राज्य की मांग तो चली थी और बना भी दिए, लेकिन स्वायत्ता की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई है। असम के जो बोडो हैं, कर्बी हैं, दिमसा हैं, ये जो समुदाय है, अब ये बोडो, कर्बी, दिमसा, ये समुदाय है यहाँ के लोग, ठीक है। ये पहाड़ी वहाड़ी होते थे, पहाड़ी इलाके होते थे, वहाँ पे रहने वाले होते थे, तो उनको कहा जाता है। तो इन समुदायों ने अलग अलग राज्य की मांग करी है। जैसे बोडो लोग जो है वो अपने लिए अलग राज्य मांग रहे हैं, कर्बी लोग अलग मांग रहे हैं, दिमसा लोग अलग मांग रहे हैं। अभी भी मतलब यहाँ पे डिमांड चलती रहती है। जनमत तैयार किया गया, फिर आंदोलन चलाए गए, विद्रोही कार्यवाही भी यहाँ पे हुई, लेकिन छोटे छोटे राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले ही वहाँ पे 7 राज्य है मान लीजिए, और छोटे छोटे राज्य बना देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने इन्हें राज्य में ही रहकर स्वायत्ता दे दी कि तुम जिस राज्य में हो उसी राज्य में रहो, अलग राज्य की मांग मत करो, और तुम्हें वहीं पे स्वायत्ता दे देंगे, ठीक है, वहीं पे तुम्हें जो अधिकार या जो भी चाहिए वो तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। फिर बात करते हैं अलगाववादी आंदोलन की। अलग देश की मांग से देश की अखंडता को खतरा होता है, क्योंकि देखिए देश बहुत बड़ा था भारत, लेकिन 1947 में जब आज़ाद हुआ तो विभाजन के कारण पाकिस्तान और ये बांग्लादेश वाला हिस्सा वैसे ही चला गया। अब ऐसे में जो हिस्सा बचा हुआ था, अगर उसमें भी टुकड़े होने लग जाए तो फिर कहीं ना कहीं अखंडता को खतरा तो होता ही है। तो इस मांग से निपटना जो था वो मुश्किल हो रहा था। तो पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववाद की मांग उठी थी। इसमें क्या है कि मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के अंदर एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था, एक डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। लेकिन जो मिजो लोग थे वो कुछ ऐसा भी मानते थे कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, यानी कभी भी वो अंग्रेजों के गुलाम तो थे ही नहीं। ऐसे में भारत से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन भारत ने फिर भी उन्हें अपने में शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके मन में विरोध रहता था। तो 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके जो है यहाँ पे अकाल पड़ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, मिजोरम की समस्या बहुत लंबे समय तक रही है, 20 साल तक ये चलता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि मिजोरम में ही आखिर ये समस्या क्यों हुई थी। इसका कारण देखो क्या होता है। 1959 में यहाँ पे अकाल पड़ गया। असम सरकार अकाल में सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाई, इन लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाई। इससे जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। किससे नाराज़ थी? असम की सरकार से, ठीक है। जनता ने कहा कि भाई अलगाव की मांग का समर्थन किया, यानी अब हम असम में नहीं रहेंगे, हमें अलग राज्य चाहिए, ठीक है, असम से अलग राज्य बनाओ हमारा, क्योंकि उनकी सरकार से खुश नहीं थे। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा इनके नेता थे, ठीक है, लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बना दिया। अब 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट जो था, इसने क्या डिमांड करी, ये आज़ादी की मांग कर रहे थे, और इन्होंने सशस्त्र अभियान शुरू करा और ये लड़ते रहे, ठीक है। ये मतलब आप ये लगा लो कि काफ़ी मतलब ये अशांति वाला माहौल था यहाँ पे। फिर भारतीय सेना और मिजो विद्रोह, तो ये लड़ाई जो है ये 2 दशक लगभग 20 साल तक चलती रही। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुर्रिल्ला युद्ध किया। अब ये गुर्रिल्ला युद्ध क्या होता है? देखिए गुर्रिल्ला युद्ध एक युद्ध की ही तकनीक है। इसमें क्या होता है, छुप कर वार कर देते हैं। इसमें कई तरह की चीज़ें होती है। जैसे मान लो कोई जंगल में जा रहा है तो ये गड्ढे कर देंगे, उसके ऊपर पत्ते वत्ते बिछा देंगे, और उस आदमी को पता नहीं होगा वहाँ पे गड्ढा है, उसे तो पत्ते दिखेंगे, वो उसमें पैर रखेगा और नीचे गड्ढे में गिर जाएगा।
ये युद्ध की तकनीक है। गुरिल्ला युद्ध में किसी भी तरीके से मतलब बस ये है कि नुकसान पहुंचाना है। पेड़ों पे चढ़े बैठे रहते हैं, वहां से तीर बरसाना शुरू कर देंगे, ठीक है, जला देंगे किसी को, इस तरीके से। तो ये छुप कर वार करना, इस तरीके की तकनीक होती है। तो इन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया, क्योंकि जो जनजाति टाइप के लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों को जानते हैं, वो इस तरीके की तकनीक को कर सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय सेना ने कार्रवाई करी। मिजो नेशनल फ्रंट को पाकिस्तान का समर्थन मिला। पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बना लिए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में वहाँ पे आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा, ठीक है। तो ये हुआ, तो इस तरीके से चलता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर राजीव गांधी ने एक समझौता कर लिया लाल डेंगा के साथ। राजीव गांधी का एक समझौता हुआ। उसके बाद क्या है, मिजो वाले जो थे ये अपने इस हिंसक आंदोलन को छोड़ चुके थे, ठीक है। और इस तरीके से मिजोरम जो है एक शांत राज्य बन गया। यहाँ पे बिल्कुल शांति स्थापित हुई और समझौते के बाद सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद थोड़ा सा असम के बारे में और जानते हैं। देखिए, असम में क्या था, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ। नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर आप्रवासी आए हुए थे। जब बांग्लादेश वगैरह से कई सारे जो काफ़ी मतलब बड़ी संख्या में मुस्लिम वगैरह यहाँ पे आ गए थे। तो इससे एक खास समस्या पैदा हुई। इससे जो जनता थी वो इनको बाहरी समझती है कि बाहर से आए हुए लोग हैं, तो इनके मन में उनके प्रति हमेशा गुस्सा रहता है। भारत के दूसरे राज्यों या अन्य किसी देश से आए लोगों को यहाँ की जनता जो है वो ऐसे देखती है कि ये लोग हमारे रोजगार के अवसर जो है उसको छीन रहे हैं, ठीक है। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं धीरे धीरे राजनीतिक होता गया, क्योंकि इनको कॉम्पिटिटर मान रहे थे। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते थे कि ये लोग यहाँ की ज़मीन हथिया रहे हैं, और पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं ये कहीं ना कहीं इनको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी हिंसक घटनाएं भी होती रहती हैं। असमी लोगों को ये संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत से मुस्लिम आबादी यहाँ पे बसी हुई है और छुप कर यहाँ पे रह रहे हैं। इन विदेशी लोगों को पहचानना चाहिए और उनको वापस से जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे भेज दिया जाना चाहिए। अगर नहीं भेजा गया तो ये असम के लोग खुद यहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इनका कहना है कि असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन है। इसके बावजूद भी यहाँ पे गरीबी है। यहाँ की जो जनता है इसका मानना है कि असम के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है। और असमी लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बाहरी लोगों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको आसू कहा जाता है, इसने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चला दिया। और ये छात्र संगठन था, ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है इसका, ये स्टूडेंट का आंदोलन है, एक तरह से इनका संगठन है। तो आंसू का आंदोलन जो था वो किसके खिलाफ था, अवैध आप्रवासी जो इलीगल रूप से बाहर से आके बसे हुए हैं, और जो बंगाली या जो अन्य लोग हैं जिनका दबदबा है, और जो मतदाता सूची में यानी जो वोटर लिस्ट है उसमें लाखों आप्रवासियों का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है, इसके खिलाफ इनका आंदोलन था। आंदोलन की मांग जो थी वो ये थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में बाहर से आकर बस गए हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, ठीक है। और इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन भी मिला। तो आंदोलन के दौरान क्या हुआ, कई जगह पे हिंसा हुई, त्रासदी मची, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, धन संपत्ति का नुकसान हो गया, ठीक है। आंदोलन हुए, रेलगाड़ियों को रोका गया, तेल जो शोधक कारखाने हैं उसमें तेल आपूर्ति रोकी गई। तो ये सब हुआ। तो कहीं ना कहीं 5-6 साल तक तो ऐसा ही चलता रहा, बेकार सा माहौल था यहाँ पे। तो लगभग आप ये मानो 6 साल तक इस अस्थिरता का माहौल हो गया था। तो ऐसे में राजीव गांधी उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, आंसू के साथ, उसके जो नेता है उनके साथ बातचीत की, और 1985 में एक समझौता हुआ इनके बीच में, ठीक है। समझौते के अंतर्गत ये माना गया कि जो बांग्लादेश युद्ध, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, जो बांग्लादेश युद्ध के दौरान या उसके बाद के साल में असम में आके बसे हैं उनको पहचाना जाएगा और उनको वापस से जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे भेज दिया जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद ये आंसू जो स्टूडेंट का संगठन था, इसने असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर एक राजनीतिक एक क्षेत्रीय पार्टी बना ली और चुनाव लड़ा और ये जीत भी गए, ठीक है। इस पार्टी का नाम था असम गण परिषद, और ये 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आए थे कि जितने भी विदेशी लोग असम में आके रह रहे हैं उनकी समस्या को सुलझाया जाएगा और एक स्वर्णिम असम बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है और सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। जो जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो जो आपके सिलेबस में, सारे टॉपिक आपको करा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो वीडियो में बताया इसको ध्यान से समझिए और इसको याद जरूर करके जाना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।